काल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है और एक आयामी होता है। देखिए विकासात्मक कभी एक रैखिक या एक आयामी नहीं है। एक रैखिक एक आयामी का मतलब हो जाता है कि सीधी रेखा पर जाना, लेकिन ऐसा विकास कभी बढ़ता है फिर स्लो हो जाता है फिर विकास इस तरह से। जैसे आप जानते हैं कि बचपन में बच्चे का जो सर होता है वो बहुत भारी होता है, क्योंकि वो अब सर का जो है विकास को समय के लिए रुक जाता है और बॉडी का विकास होता है ताकि बैलेंस हो जाए बच्चे का जो शरीर है, और तब विकास होता है। तो ये एक आयामी और ये तो पूरी तरह से, ये ऐसा नहीं है कि बाल्यकाल में होता है बहुत तेज और फिर रुक जाता है तुरंत ही, ऐसा नहीं है। वंशानुगत कारकों और पर्यावरण प्रभाव का परस्पर क्रिया है। देखिए जहाँ पर वंशानुगत यानी कि अनुवांशिकी और पर्यावरण को इन्वॉल्व किया जाएगा, उनमें संबंध स्थापित बताया जाएगा, वो ऑप्शन सही रहेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। यानी क्वेश्चन के हिसाब से स्थूल गत्यात्मक कौशल वो होगा जहाँ पर आपकी जो मांसपेशियां हैं या जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें जो आपकी एनर्जी लग रही है वो ज़्यादा लग रही है, यानी कि मांसपेशियां, हाथ पैर पूरी शरीर का जो है जहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा वो स्थूल गत्यात्मक हो जाएगा। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल वहाँ हो जाएगा जहाँ पे आपकी मांसपेशियां कम काम करें, आपको एनर्जी कम लगे। ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं कि भागना, चित्र बनाना। तो देखिए निचोड़ना और चलना, पकड़ना और चढ़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाना। आड़ी तिरछी रेखाएं बनाएंगे तो सिर्फ उंगलियों का ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और ताली बजाना, इसमें भी सिर्फ हाथों का ही प्रयोग हो रहा है, तो ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्थूल पहले पूछा है उसके बाद सूक्ष्म पूछा है। तो निचोड़ना और चलना, पकड़ना और चढ़ना, ये देखिए चढ़ना पकड़ना पैरों की मांसपेशियां, हाथ की मांसपेशियां। बल्कि यहाँ पे देखिए स्थूल गत्यात्मक कौशल की बात कर ली जाए तो भागना, जब आप भागते हैं, रेसिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी पूरी बॉडी जो है वर्क कर रही होती है वहाँ पे, और आपका माइंड भी उस टाइम बहुत ही एक्टिव होता है। तो ठीक है, यहाँ पे तो पहला हो जाएगा भागना। जबकि चित्र बनाना सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। चित्र बनाना क्या है, सिर्फ उंगलियों का, सिर्फ हाथों की मांसपेशियों का वर्क हो रहा है। तो सही हो जाएगा बिल्कुल बिना कहे सुने पहला ऑप्शन। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत से प्रीवियस क्वेश्चन हल किए ही होंगे। तो देखिए ऑप्शन है कि एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भ में नकल सीखना शुरू किया है, यानी कि वो इमिटेट कर पाती है, वो कोशिश कर पाती है बच्चे की जो देख रही है उसको वो कर पाए, ठीक है। तो क्या वो मध्य बाल्यावस्था में है। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है, तो वो मध्य बाल्यावस्था में। अमूर्त विचार वो होंगे जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है, फिर भी आप उसको एक कल्पनात्मक तौर से उसको जाने समझें, जैसे कि पूरी तरह से दिखाई नहीं देता बल, कार्य, ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा, लेकिन इस पे परिभाषाएं हैं, लोग इनको जानते हैं। तो ये क्या अमूर्त विचार है, इसमें बच्ची अगर कर पा रही है तो ये मध्य बाल्यावस्था में है नहीं। नकल करना अगर शुरू सीखेगी तो वो तो जो है मध्य बाल्यावस्था होगी नहीं उसकी, ठीक है, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगी। एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, यानी कि जहाँ पे उसके फ्रेंड्स सर्किल में वो खेल नहीं पाती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मध्य बाल्यावस्था यानी कि वो छोटी है अभी। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, यानी कि उसको ये बता दिया जाए कि एक पाई खींच के अगर ऐसे करके आप बनाते हैं गोला तो ये व बन जाता है, और ये यहाँ पे कर देते हैं तो क बन जाता है, और इसको हम फिर व को और क को वापस ला सकते हैं इरेज करने के बाद, यानी कि वो संरक्षण कर पाती है। वो अपने माइंड को इतना डेवलप कर चुकी है कि वो तर्क क्या सही है क्या गलत है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मध्य बाल्यावस्था की विशेषता हो जाती है। आगे देखते हैं, कथन और असर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, असर्शन और रीजन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अभिकथन और कारण से, तर्क से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जैसे प्रीवियस ईयर अभी आपका जो हुआ है ऑफलाइन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी 4 ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं जहाँ पे कथन और कारण से, तो इसको बहुत जो है कि ढंग से
समझिए, यानी कि स्टेटमेंट जो है ये कथन, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और इसको ट्रू फॉल्स में डिवाइड कर लेते हैं तो ये सही रहेगा। जैसे बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखने और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। ये आपको जब स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जो चीज़ें हैं, यानी कि जो कहा जा रहा है इसमें वो क्या कहा जा रहा है, नेगेटिव कहा जा रहा है कि पॉजिटिव कहा जा रहा है। यानी कि आपको पहले देखना है कि कथन सही है या गलत है। अगर बात कर ली जाए कथन की तो देखिए, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार तरीके सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो सीखना शुरू करते हैं वो परिवार से सीखना शुरू करते हैं, इसलिए तो परिवार जो है वो प्राथमिक जो है संस्था है, सामाजिक संस्था है, बिल्कुल। और मूल्य और जीवन के मानदंडों को जानते हैं, तो ये तो ट्रू हो गया, यानी कि ये तो सही हो गया। ठीक है, ये तो सही हो गया। कारण है परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। जो अभी मैंने बताया, परिवार समाजीकरण का प्राथमिक अभिकारक है, द्वितीयक नहीं है। तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया, यानी कि ये सही है और ये गलत है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की नहीं। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ये भी नहीं होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, पूरी तरह से सटीक हो जाता है, इसमें ज़्यादा तर्क करने की जरूरत ही नहीं थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 5वां और 6वां होगा, वहाँ पे 4था था ना, ये जो है 5वां हो जाएगा और ये 6ठा हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान है। शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, बच्चा जो है तर्क करने लगता है। बच्चा तो शैशवावस्था में वो तो बहुत ही, उसको तो केयर करने की जरूरत है, ये तो नहीं अनुमान लगाने लगेगा। ऐसा होता तो फिर पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। निगमनात्मक मतलब आप समझ रहे हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जैसे कि ये पियाजे जी के हिसाब से दिया गया है, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत उन्होंने दिया था उसमें, तो उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं जिनमें वो शैशवावस्था को संवेदी पेशी अवस्था में रखते हैं, संवेदी पेशी अवस्था में रखते हैं और इसको जन्म से 2 वर्ष करते हैं, जन्म से 2 वर्ष करते हैं कहते हैं। तो जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष हो जाएगी, मूर्त संक्रियात्मक 6 से 11, 11 से ऊपर का जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा, ये चीज़ हो जाती है। इसका मतलब 2 से 6 साल का जो बच्चा है वो तर्क करना सीख जाएगा क्या, नहीं, वो तो अभी बाल केंद्र, यानी कि वो केंद्रीकरण में रहेगा, वो तो खुद से बातें करेगा, वो तर्क करने में अभी सही नहीं हो पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। हाँ, जब बच्चा 6 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है तो बच्चा वो वर्गीकरण, यानी कि आरोही क्रम अवरोही क्रम वर्गीकरण जो है वो कर पाता है। कौन सा छोटा अंक है बड़ा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसे आप समझ सकते हैं। तो ये तो सही रहा। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की सूरत, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त यानी कि जो चीज़ें दिखाई न दे फिर भी हम उसको जाने, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे कि, तो ये अमूर्त संक्रियात्मक में अनुकरण की शुरुआत, कल्पना, खेल करना शुरू नहीं, ये सबसे सही तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्त ये अवस्था के हिसाब से ये जो डिफाइन किया गया है ये सही है, ये युग में जो है तीसरा सही हो जाएगा। छठा है, ये छठा क्वेश्चन है फिलहाल, कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि बच्चे ने देखा पापा को कहते हुए कि बेटा ये पेन है, ठीक है, और पेन तो बच्चे ने देखा, ठीक है, और उसको समझा भी। अब वो अपने पर्यावरण में इस पेन का क्या कार्य है, इससे क्या क्या काम किए जाते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं, यानी कि इस खोज में जो भी चीज़ वो सीखेगा नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें संतुलन बना पाएगा। ठीक है, पहले तो ये पेन देखा बच्चे ने, फिर इसी प्रकार से देखा कि इसे लिखा जाता है और पेंसिल से भी लिखा जाता है, तो उसने पेंसिल को पेन कहा, लेकिन मम्मी से उसे पता चला कि नहीं ये पेन नहीं ये पेंसिल है, तो उसने अलगाव देखा। ठीक है, तो वो संतुलन बना पाना बच्चे में क्या कहलाएगा, साम्यीकरण, संगठन, समावेशन या समायोजन। छठे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये क्या है, साम्यीकरण है। क्या है, साम्यीकरण है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के विचारों के बारे में, बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। यानी कि बच्चों के बारे में विचार कैसे हैं वाइगोत्स्की जी के, उसके हिसाब से आपको देखना है, इसको
ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि पियाजे वाइगोत्स्की जी से क्वेश्चन जो बनते हैं कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाते हैं, कभी बहुत ईजी भी होते हैं। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वह कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। हाँ, वाइगोत्स्की जी ये कहते हैं कि बच्चे बहुत सारे काम तो खुद से बच्चे बहुत से काम जो है, बहुत सी चीज़ें जो खुद से सीख सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी से हेल्प मिलती है तो वो और बखूबी से उस कार्य को कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कही है। और देखते हैं वाइगोत्स्की के बच्चों को एक कोरा कागज नहीं, उन्होंने कोरा कागज नहीं कहा है। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं। उन्होंने कहा है कि जो मात्रा होती है सोचने की वो बिल्कुल एक जैसी होती है, यानी कि जितना एक वयस्क व्यक्ति सोचता है उतना ही एक बच्चा भी सोचता है। हाँ, बस उनके सोचने का जो टॉपिक होता है वो अलग अलग होता है। जो वयस्क हैं वो किसी सीरियस चीज़ों पर चिंतन कर रहे हैं, और बच्चे अपनी लाइफ की चीज़ों से जो है, जैसे कल्पना कर रहे हैं टॉम एंड जेरी का, तो वो मात्रा उतनी ही होती है, उतना ही वो सोचते हैं, लेकिन अलग होता है। वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमता को बहुत कम आंका है, ये बात नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बिल्कुल पॉजिटिव है, और वाइगोत्स्की के हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब एक बच्चे को जिग्सा पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेत से, यानी कि पहेली है वो बना रही है और इशारे से बच्चों को हेल्प कर रही है, तो वो क्या है? स्वतंत्र खोज, पाढ़, उद्दीपन या अनुसरण? तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है ये, इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। वो स्कैप फोल्डिंग कर रही है, क्या कर रही है? पाढ़ दे रही है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही है। ये वाइगोत्स्की जी ही इसके बारे में बताते हैं। आगे देखते हैं 9वां, फिर आया कथन और कारण से, यानी असर्सन और रीजन से। ध्यान से देखते हैं कि असर्सन, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। देखिए क्वेश्चन क्या, ऑप्शन कथन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है, असर्सन कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा में व्यक्तिवादी होती है, यानी कि जिसमें बालक के हिसाब से जिस कक्षा में सोचा जाता है उसमें कठोर पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये क्या है? सही नहीं है। स्टेटमेंट क्या सही नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं बाल केंद्रित कक्षा, बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम में बदलाव हो सकते हैं, और पाठ्यक्रम के साथ साथ समय का भी बदलाव किया जा सकता है, समय सारणी का जो है बदलाव किया जा सकता है, बच्चों के हिसाब से पैटर्न चेंज किए जा सकते हैं। तो ये एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम नहीं होता इसमें, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ये तो गलत है। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक हो, यानी कि वो जो है बच्चे पे तानाशाही दिखाए, रौब दिखाए कि मैं शिक्षक हूँ और तुम्हें मुझसे ही सीखना है, ये चीज़ें, तो ये भी गलत है। ठीक है ना, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इस तरह से आप अगर इसको करेंगे तो सही होगा। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव ऑप्शंस पर हम ध्यान देंगे। कहा जा रहा है प्रगतिशील कक्षा का मतलब आप समझ रहे हैं जहाँ पे सारे बच्चों को एक साथ लेके चला जाएगा और वहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे होंगे। शिक्षिका का पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, यानी कि कम है। जहाँ बच्चों की भागीदारी कम होगी, जहाँ बच्चे कम एक्टिव होंगे, वो सही नहीं होगा। गतिविधियाँ करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इन चारों ऑप्शन में सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, कि गतिविधियाँ करते समय बच्चे जो भी कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली उनमें हम मूल्यांकन कर लें कि कौन बच्चा पहले से अच्छा कर रहा है और कौन बच्चा पहले से नहीं अच्छा कर रहा है। यानी कि हम ये नहीं देखें कि वो बच्चा, कौन सा बच्चा सबसे अच्छा कर रहा है, कौन सा बच्चा सबसे कम अच्छा कर रहा है, नहीं, यही बच्चा पहले से कितना अधिक सीखा है और ये बच्चा पहले से कितना अधिक सीखा है, ये देखना है, उनके स्वयं से ही मूल्यांकन करना है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृत तर्क देता है कि हम कानून को बदल सकते हैं। ठीक है, अमृत क्या, देखिए ये अभिविन्यास की बात कोहलबर्ग के हिसाब से आई है, लिखा भी है, अमृत तर्क देता है कि हम कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं तो। ठीक है, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? यानी कि जहाँ पे आप ये समझ पाए कि जो भी हो रहा है इसे बदला जा सकता है, यानी कि कानून है, पहले तो क्या है,
पहले अगर कोई बच्चा ये सोचे कि कानून है, जो बना है वो बना है, इसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग चरण में हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने 3 जो है स्तर दिए हैं, और तीनों के 3 स्तर दिए हैं, और तीनों के जो है 2 चरण दिए हैं, ठीक है, पहला और दूसरा, इस तरह से। तो इनका इस तरह से 3 नियम हो जाते हैं, और सब 6 चरण हो जाते हैं, या 6 स्तर हो जाते हैं, आप जो भी कह लें। तो बच्चा क्या कर सकता है, उसको पता है कि वो चीज़ें बदल सकता है, चीज़ें बदली जा सकती हैं। तो ये सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास है, या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की तब अभिविन्यास होगा जहाँ पे आप बच्चे दूसरों को खुश करने के लिए, यानी कि रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन पाते हैं, तब अच्छा करते हैं। जैसे, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से पहला ही कट गया। 11 का जो सही हो जाएगा वो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो जाएगा। इसमें बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि जो चीज़ें हैं वो बदली जा सकती हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश कहाँ गया जी। आगे 12वां क्वेश्चन कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होती है। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर वो हैं जिन्होंने 10 बुद्धि के सिद्धांत दिए, और कहें अगर एक ही पर्यावरण में इन 10 पर्यावरण को शामिल कर लिया जाए तो एक व्यक्ति में ये 10 जो है बुद्धियाँ आ सकती हैं। ये हार्वर्ड गार्डनर जी ने कहा है। तो कह रहे हैं कि सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तित्व में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होता है। कौन सा बच्चा? प्रकृतिवादी जो व्यक्ति होगा वो क्या होंगे कि प्रकृति को लेकर बहुत ही संवेदनशील होंगे, कि हाँ प्रकृति में ये चीज़ें हैं, जीवंत हैं, इन्हें पेड़ को नहीं काटना चाहिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें, ठीक है। भाषण, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, यही 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें हमेशा 1 नंबर आते हैं बहुत लोगों में, और बहुत लोगों से चले जाते हैं, क्योंकि जितना भी इसको समझा जाता है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है एग्जाम के टाइम में। देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। देखिए, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक को समझना है तो अंतःवैयक्तिक आप इस तरह से समझिए कि जहाँ पर आप अपनी मन की बात को दूसरों के सामने इस तरह से रखें कि वो आपकी बात में आ जाए। अंतर्वैयक्तिक वो हो जाएगा कि जब आप सामने वाले व्यक्ति के मन को देखकर ये समझ सकें कि उसे क्या चाहिए, आप और उसी के हिसाब से बोलें, तो वो अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, ठीक है। लड़कियां कारों से नहीं खेलती, यह क्या दर्शाता है? यानी कि एक बच्ची है, उसको दिया गया कार खेलने के लिए, तो वो कहती है कार मैं क्या करूँगी, मैं कार से, यानी कि लड़कियां कार से नहीं खेलती हैं। ये जेंडर भूमिका में लचीलापन नहीं है, जेंडर प्रासंगिकता नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो देखिए यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, इस क्वेश्चन में जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाया गया है, यहाँ पे जेंडर बायास है। यहाँ पे बताया जा रहा है काम को जो है स्थिर बताया गया है कि ये काम पूरी तरह से अस्थाई है, कि ये जो कार से खेलना नहीं है लड़कियों को, ये लड़के ही खेलते हैं। तो यहाँ पे रूढ़िवादिता दिखाई गई है, ठीक है। यदि बात हो जाती है कि कहीं कहीं अगले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे थे सीडीपी में, उसमें क्या हो जाता है कि लड़की क्या करती है, वो बाजार से सब्जी लेने जाती है, यानी कि बाहर का काम करती है, और बच्चा जो है वो घर के काम को करता है, लड़का। तो इसमें क्या है, जेंडर भूमिका में लचीलापन है, ठीक है। वहाँ पे काम जेंडर स्थिरता भी नहीं है, वहाँ रूढ़िवादिता नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शंस बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जेंडर बायस बताया गया है, जेंडर रूढ़िवादिता दिखाई गई है। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकीकृत व कठोर पाठचर्या का पालन करना नहीं, कठोर नहीं, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का प्रयोग, यानी कि जो भी सिखाया जा रहा है उसे पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए, ये हो सकता है। कक्षा में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं। विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना, यानी कि जो भी अलगाव है आपके क्लास में वो एक अभाव नहीं है, वो आपके लिए एक क्या है, बच्चों को सिखाने का एक नया अवसर है, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन
शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए 15 के क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षा, इसकी बात नहीं करती। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण, इन चारों ऑप्शन में से सबसे ऑप्शन जो है सही दूसरा हो जाएगा कि एक निश्चित समय में, जैसे 1 महीने में एक टेस्ट, अगर 2 महीने में एक टेस्ट होता है तो बच्चे का ये पता चल जाता है कि इस लेसन में बच्चे ने कितना सीखा है, वो बात। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। विद्यार्थी में क्षमता आधारित कठोर सम्मोहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, वह विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। क्यों, क्या वे बच्चे नहीं हैं? केवल व्यावसायिक बिल्कुल नहीं, कठोर सम्मोहन नहीं, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, यानी कि अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो उन 20 बच्चों को आप ध्यान देना है। अगर 20 बच्चों में भाषाएं उनकी अलग हैं, सीखने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, जायज़ सी बात है, तो उन पर हमें उनका सम्मान करना है और ध्यान देना है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है। देखिए कहीं कहीं ये वैकल्य होता है, कहीं कहीं ये वैफल्य होता है, ठीक है, यानी कि पढ़ने में बच्चे को दिक्कत है। ऑप्शन देखते हैं, बी को डी के रूप में लिखना 21 को 12, तो यहाँ लिखने की बात हो रही है और यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही है। 17 का देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन के हिसाब से। कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधियां, ये बात नहीं। बार बार स्वभाव बदलना अपमानजनक, देखिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से कभी कभी ऑप्शन वही एक ही रह जाता है जिसे हमें ट्रिक ही करना है, ठीक है। पठन वैफल्य की पहचान, बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 के रूप में। आगे देखते हैं, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है, यानी कि वो बच्चा अपने आप में ही खोया रहता है, उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है, यानी कैसे आपको पहचान में आएगा कि बच्चा खुद में ही बातें कर रहे हैं खुद से। तो अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। देखिए अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती होगी तो बच्चा स्वर, यानी कि बच्चा ना ही कुछ सीख पा रहा है और ना ही अपनी बात दूसरों से कह पा रहा है, ये चीज़। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है, किसी कारणवश वो दिव्यांग है, उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि वो अच्छे से सीख पाएँ, अपनी क्लास में अच्छे से रह पाएँ, समावेशित हो पाएँ, अनुकूलित हो पाएँ, उसके लिए क्या आवश्यक है। सुलभ इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव, शिक्षकों का पक्षपात पूर्ण रवैया, यानी कि पक्षपात करें कि ये अच्छा नहीं है तो इसको डांस क्लास में क्या ही लेके जाएंगे, ये चल नहीं सकता, बच्चा दिव्यांग है तो इसको खेल में स्पोर्ट में ले जाके हम क्या करेंगे, तो ऐसा पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं करना। साथियों की बीच सहानुभूति और दया, देखिए 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वहाँ पे उनको दया की ज़रूरत नहीं है, उनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उनको बस एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है उनका प्रोत्साहन बढ़ाना, यानी कि आप उनको प्रोत्साहित करते रहें, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको चीज़ें दें। तो इसमें जो है विद्यार्थियों में अलगाव तो आप करेंगे नहीं। बचा एक ही, सुलभ इमारतें, यानी कि व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चा अगर दिव्यांग है, पैर से नहीं चल पाता है, तो बच्चा जो है ऐसी सीढ़ियों की व्यवस्था हो कि वो अच्छे से उतर सके, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन पहला ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले शिक्षार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा, यानी कि बहुत एक क्लास में बहुत से बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखने आए हैं, यानी कि कोई बच्चा जो है हिंदी पढ़ने आया है, मैथ पढ़ने आया है, एक ही क्लास में बहुत सारी चीज़ें, तो कैसे आप सहायक होगा विविध अधिगम प्राथमिकता वाले शिक्षार्थियों के लिए, ठीक है। कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, यानी कि आप उसका जो प्रासंगिकता मूल्य है, यानी कि जो उसकी जितनी ज़रूरत है उसको आप कम कर दें। क्यों, ऐसा नहीं। आसपास के खतरों और विकर्षण को कम करना, हाँ, जो भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है उनको उन पर ध्यान देना, ये सही बात है, उनको कम करना, ठीक है। विकर्षण यानी कि आकर्षण और विकर्षण, ये विकर्षण है,
उपकरणों और सहायक तकनीक पर तक पहुंच कम करना, बिल्कुल नहीं। बच्चा जब उपकरण और सहायक तकनीकी तक पहुंचेगा नहीं तो वो अच्छे से सीखेगा कैसे। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना, बच्चे की जो खुद की पसंद है उसको तो आपको लेना ही है, क्योंकि ये पेडागोगी का मेन पॉइंट है कि बच्चों के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, तो उनकी व्यक्तिगत पसंद को हम कम या प्रतिबंधित नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20वें का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं, यानी कि इस कक्षा में बच्चे एक्टिव होंगे, खुद जो है वाद विवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और भागीदारी करेंगे। व्यवहारवादी, अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी, प्रतिपादक शिक्षण। 21 का सही ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे सामाजिक संरचनावादी चीज़ें होंगी, जहाँ समाज से ही जुड़कर सीखना है, वहाँ पे बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सार्थक अधिगम, यानी कि ऐसा अधिगम जो बच्चे को सार्थक हो जाए, यानी कि बच्चे को अस्थायी रूप से वो चीज़ें सीख ले बच्चा, जो वो सीखना चाहता है या जो आप उसको सिखाना चाहते हैं वो। तो मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करें, यानी कि जैसा आपने कहा था रटने के लिए बच्चे ने रट लिया, ये ज्यों का त्यों नहीं सही होगा। ठीक है। तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है, यानी कि पढ़ना है उसको हिंदी और आप एग्जाम्पल इंग्लिश के दे रहे हैं, ये चीज़ें, तो ये भी नहीं। तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी के अधिगम को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि जो भी बच्चा वो सीख रहा है उसको आप नियंत्रित करेंगे, अपने कंट्रोल में करेंगे, क्यों बच्चा खुले तौर से सीखे। में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल हो। हाँ, ऐसा अधिगम हो, सार्थक अधिगम तब होगा जहाँ बच्चा ये कर सके कि वर्गीकरण कर सके, खोज कर सके, किसी भी पहलू को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से सोच सके। तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। देखिए यहाँ पे इस प्रकार के जो है ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे फिलहाल 23 का जो सही आंसर हो जाएगा 2020 में वकालत जो नहीं की गई है वो तो ये हो जाएगा कि योगात्मक मूल्यांकन, इस पर भी जोर नहीं दिया गया है, इस पे भी बात नहीं की कही गई है। ठीक है। उसके बाद पाठ्यक्रम में वृद्धि, इसकी भी बात नहीं की, प्रौद्योगिकी में ये भी नहीं, तो यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार के ऑप्शन कोड किए जाते हैं एग्जाम के टाइम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलान है? ठीक है, मिलान है, सही मिलान है। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, यानी कि जो भी बच्चे की रुचि है उस क्षेत्र में बच्चा खुद को सुधार रहा है और उसमें काम कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख, यानी कि जो चीज़ वो सीखना चाहता है, जिसमें एक्सपर्ट बनना चाहता है बच्चा, उसकी तरफ वो अग्रसर है। ठीक है, तो हाँ ये बात सही है, क्योंकि इसके हिसाब से तो ये सही लग रहा है। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी, ये परिहार उन्मुख नहीं है, ये प्रदर्शन उन्मुख हो जाएगा, तब ये होगा नहीं। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख। देखिए ये भी परिहार उन्मुख नहीं है, प्रथम स्थान के लिए ये भी प्रदर्शन हो जाएगा। दूसरों में पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, तो नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। महारत हासिल करने के लिए बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से क्या कर रहा है? जा रहा है। अगला है विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करेंगे, क्यों? बच्चे को डरा देंगे तो वो पहले क्या लिखेगा? रटना नहीं। निष्क्रिय सुनना नहीं। बच्चों के पूर्व ज्ञान से चीज़ों को जोड़ेंगे। बहुत ही आसान है ये तो। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? हाँ, बच्चे ही नहीं, वयस्कों हम में आप में भी बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ हैं जो कि एक प्रकार से सही भी हैं और निगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं इस क्वेश्चन को। रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, यानी कि उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप रटना सिखाएंगे और याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देंगे? नहीं।
ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, मतलब ऐसी सिचुएशन ही आप न लाने आने दें कि उसको कोई गलत चीज़ सीखने को मिले। तो जब समाज में बच्चा रहेगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें देखेगा, नेगेटिव पहलू भी, पॉजिटिव पहलू भी। कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, बच्चे के लिए अच्छी होंगी, लेकिन तो ऐसी हो सकती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप गलत धारणाएं व्यक्त ही न करने दे किसी बच्चे के सामने। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। हाँ, जब बच्चे में कन्फ्यूजन हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए आप उसको अवसर दे सकते हैं। बिल्कुल, ये तो सही लग रहा है। विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। बच्चा जो पहले से जो मानता आ रहा है, जो उसकी संस्कृति में चलता आ रहा है, उसको आप अनदेखा करेंगे नहीं। तीसरा ऑप्शन ही बिना कहे सुने सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? यानी कि बच्चा अगर कुछ अलग, कुछ अच्छा करना चाहता है, ठीक है, तो उसमें क्या सहायक होगा? प्रतियोगिता, चर्चा और संवाद यानी कि वाद विवाद, कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीज़ें। वेधन और अभ्यास और दंड। तो 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जब बच्चे में संरचनात्मक समझ की बात होगी तो वहाँ पे सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा? चर्चा और संवाद, कम्युनिकेशन स्किल, वाद विवाद। ठीक है, बिल्कुल, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। प्रभावी अधिगम हेतु, यानी कि ऐसा अधिगम जो भी सिखा रहा है वो प्रभावी हो, बच्चा अस्थायी तरीके से उसको सीख ले। एक शिक्षक को विद्यार्थी में डैश को सक्रिय करना चाहिए। किसको? क्षमता को अस्थायी मानने की धारणा, क्षमता को वृद्धिशील होने की धारणा, प्रतिस्पर्धा की भावना, हीनता की भावना। ये दो तो होगा नहीं, हीनता और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, तो ये दोनों तो होगा नहीं। दो बचे 28 का। तो अस्थायी मानने की धारणा, क्षमता, यानी कि अगर बच्चे ने आज 100 में से 50 नंबर बच्चा लाया तो उसको ये धारणा बना लेनी चाहिए कि मैं 50 ही पाने योग्य था। नहीं, ये धारणा नहीं। क्षमता में वृद्धिशील होने की धारणा है, बच्चे में ये क्षमता हो कि वो आज अगर 50 पाया है तो इसकी ये इंक्रीज होकर 100 to 100 हो सकता है। बिल्कुल, ये धारणा विकसित करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? बाह्य अभिप्रेरणा यानी बाहर से आपको मोटिवेशन की जरूरत जहाँ पड़ेगी, तो नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन की बात करिए, जैसे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो शायरी सुनते हैं, अपने जो अच्छे टीचर हैं उनकी बातों को सुनते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बाह्य अभिप्रेरणा। दंड से बचने के लिए कार्य करना, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है कि दंड से बचने के लिए बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, यानी वो खुद के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिस्कशन कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है लोगों से, ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, ठीक है, तो ये तो सही हो गया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है। बाह्य प्रेरणा का कारण यही नहीं है। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज खेलना, वो जीतना चाहता है, फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहता है। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना कि मेरे दोस्त कहेंगे तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, ये वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो जो है सही हो जाएगा दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो खुद कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहता है या वाद विवाद समूह में शामिल हो रहा है। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम होगा तो उपलब्धि में कमी होगी? नहीं, ऐसी बात तो है नहीं, तो ये होगा नहीं। शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा शास्त्र अगर होगा तो उपलब्धि में कमी होगी? नहीं। सामाजिक सहयोग होगा तो उपलब्धि में वृद्धि होगी। बिल्कुल, यही तो ऑप्शन ढूंढ रहे थे हम लोग, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।